एसी डायनेमो आर एसी जनरेटर, दोनों एसी डायनेमो या एसी जनरेटर कहा जाता है। तो जनरेटर जो इसका नाम है, जनरेट ये कुछ भी नहीं करता, ये मिथ्यापरक नाम, मतलब कहना चाहिए झूठा नाम। तो जनरेट करता है यदि तो जनरेटर कहा जाता है, लेकिन जनरेट कुछ नहीं करता, एसी डायनेमो है। और काम क्या है? टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। The device which is used to convert mechanical energy into electrical energy is known as AC dynamo or AC generator. It is invented by Tesla, Michael Tesla, in 1888. 1888 में इसको माइकल टेस्ला के द्वारा इन्वेंटेड किया गया था। और इसके पहले तक पूरा जो लाइट का काम था वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई होता था, और लोग नहीं चाहते थे ये, चूंकि डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में बहुत चीपर थी। डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में एसी करंट बहुत चीपर होता है, तो इसको नहीं चाह रहे थे जो जिनकी कंपनी, जिनने लाखों करोड़ों की कंपनी बना रखी थी और डीसी करंट बांट रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी भी स्थिति में या एसी करंट आए। माइकल टेस्ला उनके यहाँ भी काम किए, लेकिन उनने इसकी अनुमति नहीं दी कि एसी करंट बनाया जाए। इसके बाद माइकल टेस्ला और भी स्थानों पे गए, एक और कंपनी की ज्वाइन की, वहाँ भी नहीं हुआ। बाद में एक ने अपॉइंट किया माइकल टेस्ला को, और वहाँ उन्होंने एसी जनरेटर बनाया। तो ये इजाद जो है वो किसकी है? माइकल टेस्ला की है। एंड इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू, तो इंट्रो अपना सीधा सीधा सा एसी डायनेमो का होगा। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज एसी डायनेमो। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Its principle is based on electromagnetic induction. When any coil is rotated into uniform magnetic field, when any coil is rotated in any uniform electric field, uniform magnetic field with angular velocity omega, then when it is rotated, then variable magnetic field is linked with this coil, and when variable magnetic field is linked with any coil, then induced EMF is produced inside the coil. If circuit is closed, then induced current flows in this circuit. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जहां से हमने स्टार्ट किया था, पूरी थ्योरी वही है। इफ एनी कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स n इज रोटेटेड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ कॉइल, एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ कॉइल, then variable magnetic flux is associated that particular coil, and when variable magnetic flux is linked with any coil, then induced EMF is produced inside the coil which opposes the variable magnetic field or variable magnetic flux. Since if coil is in closed circuit, then induced current flows in the circuit. हम सीधा सीधा से कह रहे हैं कि थोड़ा और आवाज में ध्यान देना अच्छा। यदि कोई एन टर्न्स की कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स एन टर्न्स है उसमें, और ऐसी कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाए, तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाएगा
तो उससे एसोसिएटेड होने वाली मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाएंगी, और जब उससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होंगी तो कॉइल के द्वारा इसका अपोज किया जाएगा और कॉइल में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा, जो कि मैग्नेटिक वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है। और चूंकि कॉइल क्लोज सर्किट में है तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका प्रिंसिपल है कि यदि किसी कॉइल को, अब इसी को प्रूफ करना है, प्रिंसिपल यदि प्रूफ करने बोल देता है तो लेट आर कंसीडर ए कॉइल ऑफ एन टर्न्स, ए कॉइल ऑफ एन टर्न्स is rotated inside the uniform magnetic field B, inside the with uniform angular velocity omega। ठीक, सबसे पहले हमने कंसीडर किए, कंसीडर ए कॉइल ऑफ एन टर्न्स, कंसीडर ए कॉइल ऑफ एन टर्न्स is rotated inside a uniform magnetic field B with यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसमें जितनी फाई में चीजें आती हैं वो यूज हो जाएंगी। फाई का जो फार्मूला है क्या होता है, एन ए बी कॉस ओमेगा टी। हमें यही चीज शो करनी, तो ओमेगा हमने क्या कर दिया, बी को यूज कर लिया, ओमेगा को यूज कर लिया, एन को यूज कर लिया। देखना और कुछ नहीं, थ्योरी कहां से बनती है अच्छे ध्यान से देखो। फाई हमें लाना है तो फाई का ही फार्मूले से हमने कहा कि लेट आर कंसीडर एनी कॉइल ऑफ एन टर्न्स, कॉइल ऑफ एन टर्न्स इज रोटेटिंग इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब बच गया हमारे पास टी और ए। लेट द एरिया ऑफ कॉइल बी ए, लेट द area of coil be A. If any time plane of coil, if any time plane of coil make an angle theta with magnetic field, then theta is equal to omega t. Theta is equal to omega t. So let magnetic flux due to rotating of coil into uniform magnetic field linked magnetic flux phi will be, phi is equal to n b a cos omega t। यहीं से स्टार्ट हुए थे, फाई को स्टार्ट करना था, इससे थ्योरी लिखे। अब हमने कहा मैग्नेटिक लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स विद कॉइल फाई इज इक्वल टू एन बी ए cos ओमेगा टी। लोग घुट्टा मारते हैं, घुटने की जरूरत नहीं, फाई को पकड़ के चलो कि जब कॉइल रोटेट करेगी, रोटेशन से क्या उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल परपेंडिकुलरली रोटेट कर रही है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज क्यों होगा, देखो फाई इज इक्वल टू एन ए बी कॉस ओमेगा टी है। यहां पर वेरिएबल कौन है, ए बी है, एन है और ओमेगा टी है। तो या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जाएं, कॉइल रखी हो और कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कर दे, तो क्या होगा, फाई चेंज होगा, मैग्नेटिक लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल कब होगा, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, या तो हम बी को वेरिएबल कर दें, माने एक कॉइल को रख के उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को घुमाना शुरू कर दें। दूसरा, हम माने नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स होंगे कॉइल के, एरिया ऑफ कॉइल जो है एसोसिएटेड एरिया ऑफ कॉइल को अपन चेंज करते जाएं तो भी होगा। और तीसरा कि थीटा को चेंज करना शुरू कर दें, थीटा को, ओमेगा टी को एंगुलर वेलोसिटी, थीटा को यदि हम चेंज करते हैं, थीटा 0 है, फिर उसका 30 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 180 हो गया, फिर 270 हो गया, फिर 360 हो गया, तो एक रोटेशन में पूरा थीटा चेंज होते जाएगा। तो तीन तरह से थ्री वेरिएबल्स हैं, देयर आर थ्री वेरिएबल्स व्हिच कैन बी चेंज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम यही कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, इसका प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और हमने कहा कि यदि एक कॉइल है, इफ एनी कॉइल
of atoms is rotating inside a uniform magnetic field B with angular velocity theta. With angular velocity theta. ये हमने सपोज किया, उसके बाद हमने कहा कि लेट द एरिया ऑफ कॉइल बी ए एंड एट एनी टाइम टी, at any time t it makes an angle theta with magnetic field, then theta is equal to omega t. So linked magnetic flux due to rotation of coil in the magnetic field, linked magnetic flux with coil phi is equal to nba cos theta. अब ये थीटा एंगल माना है तो थीटा चूंकि ओमेगा टी टाइम्स में ओमेगा से घूम रही है तो थीटा कितना होना चाहिए, ओमेगा इंटू टी. एंगुलर से वेलोसिटी ओमेगा है और टी टाइम में कितना मूव हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी. तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to minus d phi upon dt. Substitute value of phi minus nba cos omega t. Now we get E is equal to nba is constant, so nba differentiation of cos omega t. So we get nba cos का होता है माइनस साइन, cos का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का हो गया ओमेगा, डिफरेंशिएशन ओमेगा. तो हमें क्या मिला, E is equal to nba ओमेगा साइन ओमेगा t. nba omega is also a constant, so we can write it as peak value of induced EMF E equal to E naught sin omega t, where E naught peak value of EMF E naught is equal to nba omega. Okay, again induced current. So if the resistance of coil be R, if the resistance of coil be R, then induced current inside the coil I is equal to E upon R, or E naught upon R sin omega t. Since E naught upon R is the peak value of current, so we can write I is equal to I naught sin omega t. This will be principle of AC diagram. Okay. अब स्पष्ट दिखा रहा, जितने भी जो हाइड्रो प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, कोल प्लांट होते हैं, भाप से चलने वाले, इसमें कुछ नहीं करते, इसी तरह से एसी जनरेट की जाती है. टरबाइन्स होते हैं, टरबाइन्स को मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए हमें इसको रोटेट करना है. रोटेट करना होता है हमें अपने कॉइल को, आर्मेचर या कॉइल जो है उसे रोटेट करना. उसे रोटेट करने के लिए जो जनरेटर आते थे, पहले खींचते थे लोग, जिनके घरों में होंगे देखे होंगे, तो जनरेटर को खींचते थे. तो उस कॉइल को घुमा दे, यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कांस्टेंट परमानेंटली रखी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखें और किसी तरह से कॉइल को रोटेट कर दें. जैसे ही कॉइल रोटेट होगी तो कॉइल से या आर्मेचर से जुड़े हिस्सों में करंट फ्लो होने लगा और क्लोज सर्किट में कर दें हम आर्मेचर को, तो हमें एसी करंट मिल जाएगा. अब जितने भी प्लांट हैं उसमें एसी को जनरेट करने के लिए हमारा काम होता है कि जितने भी आपके कॉइल से आर्मेचर से उनको रोटेट कैसे किया जाए. जैसे पावर प्लांट में जो वाटर प्लांट होते हैं, हाइड्रो प्लांट होते हैं, उसमें ऊपर से झरना गिराते हैं, पानी को गिराते हैं किसमें, टरबाइन्स में. जैसे ही पानी टरबाइन्स में गिरता है टरबाइन्स घूमने लगते हैं. टरबाइन से जुड़ी रहती है एक्सल, तो एक्सल घूमने लगती है. उस एक्सल में लगी होती है क्या, आपकी फ्रेम, कॉइल. जब वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है तो उस कॉइल के साथ दो ब्रूस जुड़े होते हैं और उससे करंट फ्लो होते जाता है. तो ये तरीका है किसी भी प्लांट को. न्यूक्लियर में भी यही करते हैं, वेपर, और कोल में भी यही करते हैं. वेपर बनाते हैं, वेपर को हाई प्रेशर पे किस पे फोर्स करते हैं, टरबाइन पे.
टरबाइन मूव होती है, टरबाइन पे लगा जो एक्सल रहता है वो मूव होना शुरू होता है, वो मूव होता है तो कॉइल मूव होने लगती है। कॉइल मूव हुई जहाँ मैग्नेटिक फील्ड में, वहाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कॉइल क्लोज सर्किट में, तो करंट फ्लो होने लगता है। तो ये प्रोसीजर है किसकी, एसी जनरेट करने की। अब ये प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल के बाद आपका है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसी जनरेटर आ डायनेमो इन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। एसी जनरेटर या एसी डायनेमो के 4 पार्ट हो सकते हैं, माने हम डिवाइड कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन को 4 पार्ट्स में। कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं? 3D डायग्राम बनता है, ABCD हार्सू मैग्नेट, NS स्लिप रिंग, बातचीत करना तो मैंने नहीं बोला, शुरू क्यों हो जाते तुम लोग? ठीक, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर ABCD, फील्ड मैग्नेट। तो हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारी वर्किंग में, प्रिंसिपल में, कि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसको मूव करेंगे, क्वाइल को। क्वाइल मीन्स आर्मेचर ABCD। फील्ड मैग्नेट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्वाइल को रोटेट कर रहे हैं, तो 2 पार्ट तो स्पष्ट दिख रहे हैं, फील्ड मैग्नेट NS और सेकंड क्वाइल आर्मेचर ABCD। अब जब इंड्यूस्ड EMF बनेगा तो इंड्यूस्ड EMF को हम आउटर सर्किट एक्सटर्नल सर्किट में देंगे कैसे, इसके लिए 2 पार्ट्स और डिवाइड किए गए। इस जो आर्मेचर ABCD है उसके 2 एंड, जो बोथ एंड है, उसके एक एंड पर स्लिप रिंग लगा दी जाती है। एक ब्रॉस का रिंग होती है जो इसी कॉइल के एंड से अटैच्ड कर दी जाती है। और इसी तरह से सेकंड एंड जो रहता है, CD आर्म्स, AB आर्म्स एंड CD आर्म्स, AB आर्म के एंड पर एक ब्रॉस रिंग लगा दी जाती है और एक ब्रॉस रिंग लगा दी जाती है किससे, CD आर्म्स के एंड पर। और ये दोनों किसके साथ, आर्मेचर के साथ कंटिन्यू मूव करते हैं। यहां तक तो ठीक है। ये कांटेक्ट में रहती है दोनों। स्लिप रिंग इसलिए कही जाती है कि ये कंटिन्यू कांटेक्ट में रहती हैं 2 ब्रूसेस की। ये मेटेलिक ब्रूसेस होते हैं या कार्बन के बने हुए ब्रूसेस होते हैं, जो कि पीछे से स्प्रिंग से प्रेस रहते हैं। और ये हर समय ब्रूस B1 इसको दे देते हैं, स्लिप रिंग S1 इसको दे दिया S2, ये दे दिया B1 और ब्रूस B2। तो ये जो स्लिप रिंग्स होती हैं ABCD से कनेक्ट, ये कंटिन्यू किसके कांटेक्ट में रहती हैं, कंटिन्यू कार्बन ब्रूस B1 से S1 और सेकंड S2 से B2 से ब्रूस B2 से स्लिप रिंग S2 कांटेक्ट में रहती है। जैसे ही आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर के साथ स्लिप रिंग घूमेगी और स्लिप रिंग के साथ कार्बन ब्रूस के साथ चूंकि स्प्रिंग लगी होती है तो ये प्रेस करके रखती है, कंटिन्यू कांटेक्ट में बने रहते हैं। तो जब मोटर घूमेगी, जब आर्मेचर ABCD मूव करेगा तो इसके साथ आपकी स्लिप रिंग भी मूव करेगी और आर्मेचर के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के कारण जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो एक बार AB टू CD फ्लो होगा तो करंट फ्लो हो जाएगा B1 टू B2 और वन टाइम जब 180 से मूव हो जाएगी तो ये साइड्स क्या हो जाएंगी, CD यहाँ पर आ जाएगी और ये यहाँ पर।
तो करंट क्या होगा, डीसी टू बीए फ्लो होगा। करंट जब डीसी टू बीए फ्लो होगा तो कहां से आएगा, बीए आर्म किससे, स्लिप S2 से। बीए आर्म किससे कनेक्ट है, स्लिप S2 से। स्लिप S2 किसके कांटेक्ट में है, B2 से। तो करंट B2 से B1 की हो जाएगा। और जब करंट हाफ साइकिल में AB टू CD फ्लो होता है तो CD आर्म किससे कनेक्ट है, स्लिप S1 से। स्लिप S1 किससे कांटेक्ट में है, B1 से। तो हाफ साइकिल में करंट B1 टू B2। अब पहले तो इसके स्ट्रक्चर पढ़ लो, फिर वर्किंग बता देता हूँ, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फर्स्ट आया आपका फील्ड मैग्नेट। इट इज ए माने स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट इन स्मॉलर डायनेमो। जो स्मॉलर डायनेमो होते हैं उसमें हार्सू, परमानेंट हार्सू का मैग्नेट का यूज किया जाता है, जिनके पोल क्या होते हैं, कॉन्केव बनाए जाते हैं। ये पोल जो है वो क्या किस तरह के होते हैं, कॉन्केव, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल पर परपेंडिकुलर हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल पर परपेंडिकुलर बनाने के लिए जो आपकी पोल है हार्सू के, वो क्या बनाए जाते हैं, कॉन्केव बनाए जाते हैं। तो यहां पर अपने कुछ पार्ट यदि ध्यान रख ली तो मन से लिख सकते हो, इट इज ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इन विच ए आर्मेचर इज रोटेटिंग। ठीक, स्पष्ट हम कह रहे हैं कि ये इसमें समटाइम्स इट इज रोटेटर एंड समटाइम्स इट इज स्टेशनरी। कुछ में ये रोटेटर के फॉर्म में भी रहता है, कुछ डायनेमोस में मैग्नेटिक फील्ड रोटेटर रहती है, कुछ में स्टेशनरी। तो हमें जितना नोट करना अपने मन से बराबर नोट कर सकते हैं कि एक NS एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक हार्सू मैग्नेट है, या माने जो हाई लेवल के डायनेमो होते हैं उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है। इसके पोल क्या होते हैं, कॉन्केव शेप्ड होते हैं। पोल ऑफ इट्स दिस मैग्नेट इज मेड कॉन्केव। क्यों होते हैं कॉन्केव, क्योंकि जिससे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर हो जाए। इस पर आर्मेचर पर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर बनाने के लिए पोल को कॉन्केव बनाया जाता है। ये हो गया रोटेटर स्टेशनरी। एक पॉइंट इस पे लिख सकते हो कि रोटेटर भी हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है। और चौथा कि जो हाई लेवल के डायनेमो है उनमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। इसके आगे सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड स्ट्रक्चर का आर्मेचर ABCD। इट इज ए रेक्टेंगुलर coil. It is a rectangular coil which is made on soft iron laminated core, which is bound on soft iron laminated core. Coil क्या होती है, अच्छे से मालूम है। Coil मतलब किसी कोर पे किसको लैमिनेटेड कोर हो, लैमिनेटेड कोर पे कॉपर वायर को बाउंड करके बनाई गई जो डिवाइस है उसी को हम कॉइल कहते हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, जिसके सेंटर पे किसका लैमिनेटेड कोर है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, जो कि लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन का ही क्यों यूज किया जाता है, या सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों किया जाता है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जितनी भी आसपास की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे अपने अंदर, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस होता है उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, माने उसको बाहर नहीं जाने देता। इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर की लैमिनेटेड क्यों है, तो लैमिनेटेड इसलिए है एडी करंट को, टू अवॉइड एडी करंट एंड टू रिड्यूस एडी करंट इट इज लैमिनेटेड। माने हमने क्या कहा कि ABCD आर्मेचर है, एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर है जो सॉफ्ट आयरन, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर पर आयरन वायर को बाउंड करके बनाई गई है। ठीक, इसके सेंटर पर सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन कोर रखी गई है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और ये प्रोड्यूस पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर लिंक कर लेती है।
इसे लैमिनेटेड क्यों रखा गया? आंसर बढ़ाना चाहो जितना आंसर बढ़ा सकते हो, और साइड करना चाहो तो सीधा सीधा सा ABCD इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल which is made by laminated soft iron core to bound copper wire हो गया। एंड और इसके बाद और दो लाइन लिखना चाहो तो इट इज रोटेटेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। साइड में इतना आंसर, क्योंकि 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, स्ट्रक्चर देखो कितना दिया, 2 नंबर 3 नंबर में दिया, नाम लिखो, 3-4 लाइन मन से लिखो, काम खत्म। क्योंकि एक पेज भी लिखोगे तो 2 ही नंबर मिलेंगे। स्लिप रिंग्स, both end of armature is connected with a brass ring. Both ends of armature ABCD is connected with the brass ring. Each brass ring is always in contact of carbon groups B1 and B2. Carbon groups B1 and B2. Due to this reason, it is called slip ring. स्लिप रिंग क्यों कही जाती है? क्योंकि फुल टाइम कांटेक्ट में होती है किसके? ब्रूस B1 B2 के। तो हम कह रहे हैं कि both ends of armature ABCD is connected with 2 separate brass rings. That these rings is known as slip rings. It is always in contact with carbon groups B1 and B2. Carbon groups B1 and B2 are stationary. Carbon groups B1 and B2 are stationary and pressed by spring. तो माने यहाँ ग्रुप्स B1 और B2 जो है वो स्प्रिंग से प्रेस्ड रहते हैं कि वो किसी भी हाल में स्लिप S1 और S2 से कांटेक्ट बनाए रखें या कांटेक्ट में रहें। ठीक है, ये स्टेशनरी है। और इन ग्रुप्स B1 B2 का रिलेशन किससे कर दिया जाता है? एक्सटर्नल सर्किट से। तो हम जो इंड्यूस्ड करंट है उसको ब्रूस B1 और B2 के थ्रू कहाँ ले रहे हैं? एक्सटर्नल सर्किट में ले रहे हैं। अब लास्ट स्टेप बच जाती है ब्रूस B1 B2। तो ब्रूस B1 B2 it is metallic or carbon groups. It is made by metals or carbon by carbon. These are in always contact with slip ring S1 and S2. मतलब ये कार्बन या मेटल के बने हुए ब्रूस होते हैं जो कि हमेशा किसके कांटेक्ट में होते हैं? आर्मेचर से कनेक्ट स्लिप रिंग S1 एवं S2 के कांटेक्ट में रहते हैं। अभी देखो स्लिप रिंग S1 S2 में यही कहा था, यहाँ भी यही कह रहे हैं कि ऑलवेज कांटेक्ट में रहते हैं स्लिप रिंग S1 S2 जो कि आर्मेचर में इंड्यूस्ड करंट को एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करता है। ब्रूस B1 एवं B2 की सहायता से की हेल्प से हम एक्सटर्नल करंट इंड्यूस्ड करंट को एक्सटर्नल सर्किट में ड्रा करते हैं। ओके, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। वर्किंग ये सब बहुत लंबी लिखी, ऐसी मत लिखिए। वर्किंग भी 2 या 3 2 स्टार्टिंग में लिखो व्हेन आर्मेचर ABCD इज रोटेटिंग into the magnetic field NS, then induced current produced inside the armature ABCD. When armature ABCD is rotating field magnet into field magnet NS, then induced current due to electromagnetic induction is produced inside armature ABCD. Consider in first half cycle the direction of current, the direction of induced current is from AB to CD. Consider in first half cycle of rotation of armature ABCD, current direction of current is AB to CD.
since arm CD is connected with slip ring S1, since armature arm CD of armature ABCD is connected with slip ring S1 and slip ring S1 is in contact with brush B1. So current flows from B1 to B2 into external circuit. हो गया हाफ साइकिल. हाफ साइकिल अपने को कि कंसीडर इन फर्स्ट हाफ साइकिल अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ रूल, current flows from AB to CD, and since arm CD is connected with slip ring S1 and slip ring S1 is in contact with brush B1, so induced current flows from B1 to B2 inside external circuit. Again in second half cycle or another half cycle, coil is rotated with 180 degree. Then according to Fleming's right hand rule, now current flows from DC to BA. 180 डिग्री घूम जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये जो आर्म है ये क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. यहाँ पर DC आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा B. तो ठीक है. Again in another remaining half cycle, coil is rotated with 180 degree. Then its arms will be also changed. So according to Fleming's right hand rule, now induced current flows from DC to BA. इतने नोट करना है. इसके बाद फिर से आ गए अपन. Since side BA is connected with slip ring S2, arm BA is connected with slip ring S2 and slip ring S2 is always in contact with brush B2. Then current flows from B2 to B1 in external circuit. Like this, in a half cycle of 180, current flows from brush B1 to B2, while in another half cycle, current flows from B2 to B1. हो गया इसी करंट. एक कंप्लीट साइकिल में, हाफ साइकिल में करंट B1 से B2 फ्लो कर दिया हमने और हाफ साइकिल में B2 से B1. तो यहाँ हम जो कहना चाह रहे हैं, वर्किंग हमारी क्या है, हम वर्किंग में ये सीधा से कह रहे हैं कि हमारा आर्मेचर ABCD जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होगा. किसके कारण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण. अब हमने कहा कि हम मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करंट AB से CD की ओर फ्लो हो रहा है. करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है? करंट AB से CD की ओर फ्लो हो रहा है. चूंकि आर्म CD स्लिप रिंग S1 से कनेक्ट है और स्लिप रिंग S1 B1 के कांटेक्ट में है, तो पूरे साइकिल में क्या होगा, करंट B1 से B2 की ओर फ्लो होगा. लेकिन जैसे ही 180 डिग्री से कॉइल घूम जाएगी, आर्मेचर 180 डिग्री से मूव हो जाएगा, तो B की जगह पर D आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माने D आ जाएगा और C आ जाएगा और इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, BA. अब करंट फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग DC से BA में बहेगा. DC से कहाँ फ्लो होगा, BA में. और BA किससे कनेक्ट है, स्लिप रिंग S2 से कनेक्ट है. स्लिप रिंग S2 किससे कांटेक्ट में है, B2 से कांटेक्ट में. तो करंट कहाँ से फ्लो होगा हाफ साइकिल में, सेकंड हाफ साइकिल में B2 टू B1 फ्लो होगा. और इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक हाफ साइकिल में B2 टू B1 है और सेकंड हाफ साइकिल में B1 टू B2 है. अर्थात AC जनरेटर की वर्किंग कंप्लीट हो गई कि एक कंप्लीट साइकिल में हाफ हाफ देता है. ठीक, तो ये आपका AC जनरेटर कंप्लीट हो गया. मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली.